नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10 का जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट 2 और विषय है दोस्तों हिंदी। तो खंड क है दोस्तों अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। तो गद्यांश है, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता। यही दशा आज के युग की है। चोरी और डकैतियाँ, छीन झपटी और लूट खसोट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ मिलता है तो कहीं गाड़ियाँ लूटने का। मनुष्य के जीवन के आनंद और उल्लास न जाने कहाँ जाता रहा। उसे अपनी और अपने परिवार की रोटियां की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार हो या दुराचार से। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान, सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपने पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोग की स्थिति बहुत खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हम स्वतंत्र तो हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परतंत्र हैं। एक सुखी संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र। ऐसे नहीं है कि यह समस्या नहीं है। द्वितीय महायुद्ध से पहले यह समस्या भारत में विद्यमान थी। प्रश्न केवल यह है कि इस समय समस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यह भी ठीक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। साधन, सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला 1 और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारत वर्ष की हो रही है। अब प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प को चुने। तो पहला है, मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है। क है दोस्तों धन के अभाव में, और ख है दुराचार की, और ग है जवानी में, और घ है बुढ़ापा में। तो पैसेज में है दोस्तों, धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों क, मनुष्य धन के अभाव में दयाहीन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है। क सदाचार की, ख दुराचार की, ग रोटी की, और घ मोबाइल की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग रोटी की। गद्यांश में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कर्तव्य का विलोम शब्द क्या होता है। क कर्मनिष्ठ, ख अकर्तव्य, और ग है दोस्तों कर्मवान, और घ कर्महीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्तव्य का विलोम शब्द होता है अकर्तव्य। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दी है। क बढ़ती हुई जनसंख्या, ख मोबाइल, ग लूट खसोट, और घ है दोस्तों निरक्षरता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी को और बढ़ा दिया है दोस्तों। अब है दोस्तों पांचवा, रिक्त स्थान के भरें। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भूखा मनुष्य क्या डॉट नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों पाप। इसमें भरा जाएगा पाप। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। गद्यांश में दिया हुआ है दोस्तों। अब है छठा क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के जीवन से डॉट और उल्लास कहीं चले गए हैं। तो गद्यांश में दिया हुआ है दोस्तों, मनुष्य के जीवन से आनंद। इसमें भरा जाएगा दोस्तों आनंद। मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास कहीं चले गए हैं। अब है दोस्तों सातवां क्वेश्चन, दरिद्रता कैसे आती है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं। अब इसका आंसर है दोस्तों, यह भी ठीक ही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी को बढ़ा दिया है दोस्तों। और इसके आगे है, साधन, सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला 1 और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारतवर्ष की हो रही है। अब है दोस्तों आठवां क्वेश्चन, बेरोजगारी को
दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की ज़रूरत है। देश के सभी श्रमिकों को शिक्षा से अवगत होने की ज़रूरत है। देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ गया है। पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं। हम लोगों को देश के श्रमिकों को जागरूक करना होगा। अब है दोस्तों तीसरा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम लोग काव्यांश पढ़ते हैं दोस्तों। विद्वानों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दिन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गर्हित कर्म करेंगे। पुण्य भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे देती सबको सदा यही है। कदली चावल अन्य विविध और क्षीर सुधामाएँ लुटा रही है। अब इससे प्रश्न है दोस्तों, सही विकल्प को चुने। तो नामा क्वेश्चन है दोस्तों, किसके आने पर भयभीत न होंगे? क सिंह के आने पर, ख तूफान के आने पर, ग विद्वानों का दल चढ़ आने पर, और घ है दोस्तों रात आने पर। तो इसका सही है दोस्तों ग विद्वानों का दल चढ़ आने पर, हम लोग काव्यांश में पढ़े हैं। अब है 10वां क्वेश्चन दोस्तों, कवि क्या आशा करता है? क है दोस्तों भारत बहुत तरक्की करेगा, और ख है दोस्तों भारत में सुख और शांति का वास होगा, और ग है दोस्तों भारत में आपसी झगड़े न होंगे, और घ है दोस्तों भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घ, भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। अब काव्यांश से 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हमें क्या देती है? क घर, ख स्वर्ग, ग जीवन, घ खाने का सभी सामान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काव्यांश के आधार पर होगा घ खाने का सामान। अब 12 क्वेश्चन है दोस्तों, सुधा का क्या अर्थ होता है? क अमृत, ख सुंदर, ग सीधा, घ धरती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क अमृत। सुधा का मतलब अमृत होता है। अब है दोस्तों रिक्त स्थानों को भरे। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम ... कर्म नहीं करेंगे। तो काव्यांश में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम गर्हित कर्म नहीं करेंगे। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों गर्हित। अब है 14 क्वेश्चन दोस्तों, भारत माता अन्य विविध और ... सुधामय लुटा रही है। तो काव्यांश के आधार पर इसमें होगा दोस्तों क्षीर। भारत माता अन्य विविध और क्षीर सुधामय लुटा रही है। अब है दोस्तों 15 क्वेश्चन, भारतवासी गर्हित कर्म किसकी खातिर नहीं करेंगे? भारत माता क्या क्या देती है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्षुद्र स्वार्थ के लिए, और भारत माता मिश्री मधु मेवा फल आदि सारे कुछ देती है। अब 16 क्वेश्चन है दोस्तों, इस काव्यांश में कवि भारत को क्या कहना चाहते हैं? वर्णन करें। तो इसका उत्तर है दोस्तों, इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि हम दुश्मन से नहीं डरेंगे, और अपनी क्षुद्र स्वार्थ के लिए कोई गर्हित कार्य न करेंगे, और जग से कभी नहीं भीख मांगेंगे। अब है दोस्तों खंड ख व्यवहारिक व्याकरण। चौथा क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। तो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, नरेश पत्र लिखता है, क्रिया भेद लिखें। तो ऑप्शन है दोस्तों क अकर्मक, ख सकर्मक, ग द्विकर्मक, घ प्रेरणार्थक। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ख सकर्मक। अब है 18 क्वेश्चन दोस्तों, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है? क अकर्मक, ख सकर्मक, ग प्रेरणार्थक, और घ द्विकर्मक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क अकर्मक। अब है 19 क्वेश्चन दोस्तों, दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में क्रियापद है। क्रियापद हम लोग के चुन करना है दोस्तों। तो क है खिलवाया, और ख है ने, ग है खाना, और घ है दिनेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क खिलवाया। अब है दोस्तों 20वां क्वेश्चन, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, कौन सा वाक्य है? क सरल, ख मिश्र, ग संयुक्त, घ उपवाक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख मिश्र वाक। अब है 21 क्वेश्चन दोस्तों, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन सा वाक्य है? क है दोस्तों उपवाक, ख संयुक्त वाक, ग मिश्र वाक, और घ सरल वाक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ सरल वाक।
अब 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वाक्य का नाम बताएं। क सरल, ख मिश्र, ग संयुक्त, घ उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख मिश्र वाक्य। अब है 23 क्वेश्चन दोस्तों, रमेश आया और मोहन चला गया, किस प्रकार का वाक्य है? क उपवाक्य, ख मिश्र, ग सरल, घ संयुक्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घ संयुक्त वाक्य। अब है दोस्तों 24 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द वंश का अनेकार्थी नहीं है? वंश का अनेकार्थी शब्द खोजना है दोस्तों, जो अनेकार्थी शब्द नहीं है खोजना है। क है कुल, ग है जाति, और घ है कंस, और ख है बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घ कंस। अब 25 है दोस्तों, विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। क संपत्ति, ख ब्रह्मा, ग रीति, घ कानून। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क संपत्ति। अब है 26 दोस्तों, निम्न में से कौन नाग का अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द जो है उसको चूज करना है। तो क है नाग, ख है नासिका, ग है नग, और घ है नया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख नासिका। अब है 5वां क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। अव्यय हम लोग के भरना है। तो 27वां है दोस्तों, आंधी आई डॉट डॉट पानी वर्षा। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों आंधी आई और पानी वर्षा। तो इसमें हो जाएगा और 28वां है दोस्तों, उसने कहा डॉट डॉट मैं कल आऊँगा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उसने कहा कि, इसमें भरा जाएगा उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। अब 29वां है दोस्तों, आपने स्नान किया डॉट डॉट नहीं किया। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों या, आपने स्नान किया या नहीं किया। अब है 30वां क्वेश्चन दोस्तों, मैंने बहुत समझाया डॉट डॉट उस पर कोई असर न हुआ। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों लेकिन, मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। अब है दोस्तों 31 क्वेश्चन, मैं घर जाऊंगा डॉट डॉट आराम कर सकूं। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों ताकि, मैं घर जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। अब 32 है दोस्तों, राम बीमार था डॉट डॉट वह न आ सका। तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों राम बीमार था इसलिए, इसमें भरा जाएगा इसलिए वह न आ सका। अब है दोस्तों 33 क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं दोस्तों, क सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। तो सकर्मक का उदाहरण है मोहन आम खा रहा है, और अकर्मक का उदाहरण दोस्तों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। खंड ग को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चौथा खंड है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है दोस्तों, बेटे के क्रिया कर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह था उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो गद्यांश से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 34, इस गद्यांश के लेखक कौन है? क है दोस्तों स्वयं प्रकाश, ख है राम वृक्ष बेनीपुरी, और ग है दोस्तों यतीन्द्र मिश्र, और घ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ख राम वृक्ष बेनीपुरी। इस गद्यांश का लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं दोस्तों। अब है 35 क्वेश्चन दोस्तों, 35 क्वेश्चन है, पतोहू ने रो रो कर क्या कहा? इसका उत्तर है दोस्तों, पतोहू ने रो रो कर कहा कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। अब है 36 क्वेश्चन दोस्तों, बाल गोविंद ने क्या धमकी दी? तो उत्तर है दोस्तों, बाल गोविंद ने धमकी अपने पतोहू को दिया कि तू जा नहीं तो मैं इस घर छोड़कर चल दूंगा। अब 37 क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद ने समाज के प्रचलित नियम को विरोध क्या किया?
उत्तर है दोस्तों, बाल गोविंद भगत ने समाज के प्रचलित नियम के विरुद्ध यह किया कि उसके बेटे की मृत्यु होने पर पतोहू को दूसरा शादी करने के लिए कहा तथा अपने बेटे के लाश को पतोहू के हाथ से आग दिलाया। अब है 7वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 38 है, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, कैप्टन चश्मे वाले के साथ अच्छा, शांत, देशभक्ति का व्यवहार करना अपेक्षित था। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरा था। वह नेताजी को बिना चश्मे को कभी नहीं छोड़ता था। वह बूढ़ा होते हुए भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। अब है 8वां में क्वेश्चन दोस्तों, 38 प्रश्न का 8वां क्वेश्चन है, भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों, जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र वधु को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया, पर उनकी पुत्र वधु भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उनके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। उनके बीमार पड़ने पर चूल्हू और पानी भी देने वाला कोई नहीं था। वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य काट देने की तैयार थी। अब है 39 क्वेश्चन दोस्तों, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? तो उत्तर है दोस्तों, फादर की उपस्थिति देवदार को छाया सा लगता था। कारण यह है कि फादर ने सदा परिमल के साथ सभी सदस्यों को अपने स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख दुख में साथ दिया। उनका जीवन करुण, स्नेह और ममता से परिपूर्ण रहा। अब है दोस्तों इसका 8वां में क्वेश्चन, एक कहानी यह भी पाठ के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाह रही है? तो उत्तर है दोस्तों, लेखिका पाठ के माध्यम से यह बताया है कि कितना भी विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। लेखिका अपने खुशियों के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी को चिर प्रतीक्षित खुशी बताती है। वह कहती है कि वास्तव में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर भारत के लिए शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी बनकर आया है। अब है 8वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है दोस्तों, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख तुम्हारे यह दंतुरित मुस्कान। तो इस काव्यांश से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कवि किसके थकने की बात कर रहे हैं? क स्वयं के, ख पत्नी के, ग शिशु के, घ शिशु के माँ के। तो इसका उत्तर है दोस्तों ग शिशु के। कवि शिशु के थकने की बात कर रहे हैं। अब काव्यांश से 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, बालक किसे अनिमेष देखता जा रहा था और क्यों? तो उत्तर है दोस्तों, बालक कवि को अनिमेष देखता जा रहा था क्योंकि बालक कवि को पहचानता नहीं था। अब है 42 क्वेश्चन दोस्तों, कवि आंख फेर लेने की बात क्यों कहता है? तो उत्तर है दोस्तों, बालक कवि को एकटक देख रहा था तो कवि को लगा कि यदि तुम थक गए हो तो मैं अपनी नज़र तुमसे हटा लेता हूँ। अब है 43 क्वेश्चन दोस्तों, कवि शिशु को देख पाने का अवसर कैसे पा सका? तो उत्तर है दोस्तों, बच्चे की माँ के माध्यम से कवि बच्चे से मिल पाया। अब है 9वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 44 क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को चेहरे पर रिझने के लिए क्यों मना किया? इसका उत्तर है दोस्तों, उसकी माँ ने उसे सीख देते हुए कहा कि पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर न रिझना, अर्थात अपने सौंदर्य पर गर्व मत करना, उसे न समझना। बेटी आग जलने के लिए नहीं, वह रोटियां सेकने के काम आती है। अब इसका 8वां में क्वेश्चन है दोस्तों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है दोस्तों, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण अपना सब सुख दुख चैन खो दिया था। उन्होंने घर बाहर का विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा को परवाह भी नहीं की थी, जिस कारण उन्हें सबसे भला बुरा भी सुनना पड़ा था। जब श्री कृष्ण ने ही उन्हें उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवा दिया, तब उन्हें ऐसा लगा था कि कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने से तो उनकी पूरी मर्यादा ही नष्ट हो गई थी।
उनकी प्रतिष्ठा तो पूरी तरह से मिट गई थी। अब 45 क्वेश्चन है दोस्तों, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों, कवि के मन को सचेत करता हुआ कहता है कि मन, यश, वैभव, मान और धन के पीछे तू इस जीवन में जितना दौड़ा उतना ही भ्रम तुझे हुआ। जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि यश, वैभव और मान, समान प्रतिष्ठा जैसा कुछ नहीं है। यदि भौतिक वस्तुएं छलाव मात्र है, इनको पाने के लिए व्यक्ति जितना ही भागता है उतना ही भ्रमित होता है, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए भ्रमित रहता है। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, बच्चे की मुस्कान सहज एवं निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटीपन होता है। वह अवसर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चल की फलक नहीं होती। अब है 46 क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न, माता बाबूजी को क्या उलाहना देते हुए बच्चों को क्या कहकर खिलाती थी। तो इसका उत्तर है दोस्तों, माता बाबूजी को कहती कि आप तो 4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह खिलाना चाहिए। तो उसकी माँ कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यह वह थाली में दही, भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब है इसका अथवा में क्वेश्चन दोस्तों, गंतों को मेहनतक बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो लेखिका बता रही है दोस्तों, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियां एक ही झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अब है खंड घ दोस्तों, रचना लेखन। तो 47वां क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखें। तो क है मेरे जीवन का लक्ष्य, संकेत बिंदु है भूमिका, मेरे लक्ष्य क्यों, तैयारी। तो मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध है दोस्तों, पहले भूमिका है, प्रत्येक मानव का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस मौके के समान है जिसका कोई खेवनहार नहीं है। ऐसा मौका कभी भी भंवर में डूब सकता है, ऐसा नौका कभी भी भंवर में डूब सकती है और कहीं भी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है। अब मेरा लक्ष्य है, मैंने यह तय किया है कि मैं पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश में आमूल-चूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा, समाज को खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। अब लिखना है लक्ष्य क्यों, आप क्यों पत्रकार बनना चाहते हैं। तो हाय दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, श्री प्रभात मिश्र। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद करवाया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दिन दुखी लोगों को न्याय मिला। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भिजवाया, नकली दवाई बेचने वालों का लाइसेंस रद्द करवाया, प्राइवेट बस वालों की मनमानी को रोका तथा बस सुविधाओं को सुचारू बनाने में योगदान दिया। इन कारणों से मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं। मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं तथा पैसे भी बहुत नहीं
हैं, परंतु मैं पैसे के लिए, धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सका तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं हर दुखी को देखकर दुखी होता हूँ, हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य समाज देखना चाहता हूँ, इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। अब तैयारी है दोस्तों, कैसे आप पत्रकार बनने की तैयारी करेंगे, तो है केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता। मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि लिख सकूँ। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूँगा। अब है दोस्तों ख समाचार पत्र का महत्व। इसका संकेत बिंदु है एक सामाजिक कड़ी, लोकतंत्र की प्रहरी, व्यापार का विस्तार, ज्ञान वृद्धि एवं मनोरंजन का साधन, जन सुविधा। उत्तर है समाचार पत्र का महत्व पर है निबंध। एक सामाजिक कड़ी है। पहले दोस्तों, समाचार पत्र वह कड़ी है जो दुनिया से जुड़ती है। जब हम समाचार पत्र में देश दुनिया की खबरें पढ़ते हैं तो हमारे पूरे विश्व के अंग बन जाते हैं, हम पूरे विश्व के अंग बन जाते हैं। उससे हमारे हृदय का विस्तार होता है। अब लोकतंत्र के प्रहरी है। समाचार पत्र लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार है। उसके माध्यम से लोग इच्छा, विरोध और आलोचना प्रकट करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक समाचार पत्रों से डरते हैं। घोटाला करने वाले नेता समाचार पत्र से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि घोटाला करने से उनका कुर्सी ना चला जाए। समाचार पत्र से घोटालों करने वाले की सच्चाई सामने आती है। अब व्यापार का विस्तार कैसे होता है समाचार पत्र से दोस्तों, तो समाचार पत्र से व्यापार का विस्तार भी होता है। कोई कंपनी अपना विज्ञापन कर सकता है समाचार पत्र से, जिससे उसका व्यापारी में विस्तार होगा। और ज्ञान वृद्धि है दोस्तों, समाचार पत्र से होने वाले कोई भी परीक्षा, पाठ्यक्रम, नौकरी की जानकारी किया जा सकता है। समाचार पत्र पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है, जैसे नई जगहों की जानकारी, नई शब्दों की जानकारी आदि। अब मनोरंजन है दोस्तों, समाचार पत्र मनोरंजन भी करता है। या पहेलियाँ, चुटकुले, कहानी, धारावाहिक आदि का हम समाचार पत्र से लाभ उठा सकते हैं। अब है ग दोस्तों, भ्रष्टाचार एक समस्या। तो इसका है भ्रष्टाचार का अर्थ, स्वरूप, कारण, समाधान। तो उत्तर है दोस्तों अर्थ। पहले देखते हैं। भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। भ्रष्ट का अर्थ होता है निकृष्ट विचार और आचार का अर्थ होता है आचरण करना। इसके वशीभूत होकर मनुष्य अपना सदाचार भूलकर भ्रष्ट आचरण करने लगता है। यह एक विचित्र वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। इसकी विषैली शाखा पर बैठकर मनुष्य का रक्त चूस रहा है। इस घृणित प्रकृति के कारण हमारे प्रयोग की हर वस्तु दूषित हो गई है और होती जा रही है। अब स्वरूप है दोस्तों, भ्रष्टाचार को कई रूपों में देखा जा सकता है। शुद्ध वस्तुओं में मिलावट, जमाखोरी, रिश्वत और कालाबाजारी सभी भ्रष्टाचार रूपी परिवार के सदस्य हैं। आज संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र इसके चपेट में आ गया है। चारों ओर फैले आर्थिक अभाव के वातावरण में समाज के समर्थ लोग अपने तथा अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु भ्रष्ट तरीके अपनाने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। भ्रष्टाचार का भी समाज की नस नाड़ियों में फैलता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इस भ्रष्टाचार के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि दोषी तो वो व्यवस्था है जो धन दौलत को मानवता से ऊपर समझती है। अतः हर प्रकार के भ्रष्ट आचरण द्वारा धन संग्रहण को बल मिला है। अब समाधान के उपाय क्या है दोस्तों, तो भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए जनता एवं सरकार दोनों को मिलकर प्रयत्न करना होगा। प्रशासन की सर्वोच्च शक्तियां भ्रष्टाचार के मूल कारणों का पता लगाएं। इसके साथ ही जनता भी अपने संपूर्ण नैतिक बल और साहस के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयत्न करे। भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे, चाहे वे कितनी ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कभी कार्य
निश्चित समय पर पूरे हो जाएं तथा भ्रष्टाचार की बू तक न हो। अब निष्कर्ष है दोस्तों, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की समस्या का निदान भारत के लिए अति आवश्यक है, वरन सभी प्रगति की योजनाएं मात्र कागज पर ही बनती रहेगी। यह एक सामाजिक कोड है जिससे त्राण प्राण ही होगा। अब है 48 क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखें। तो उत्तर है दोस्तों, सेवा में प्रधानाचार्य संत जोसेफ उच्च विद्यालय झारखंड। आप अपना स्कूल का नाम डाल देना दोस्तों। अब है दिनांक 24/2/2021, आप कोई भी दिनांक डाल सकते हैं, जैसे कि जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन का भी दिनांक डाल सकते हैं। विषय है दोस्तों आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया था। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरे पिताजी दूसरे के घरों में छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना तथा भाई बहन का पेट पालती थे। ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना असंभव है। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपने पढ़ाई का क्रम बनाए रखकर MA की परीक्षा पास करूं। मैं 9वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूं। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं। मेरे आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का खर्च चल सके। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र रमेश, क्लास 10 और खंड B। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है तो अपने मोहल्ले को साफ सफाई कराने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें। तो उत्तर है दोस्तों, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जमशेदपुर नगर निगम जमशेदपुर। दिनांक 5/4/2020। विषय मोहल्ले की साफ सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की साफ सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्लों में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट का ढेर लगा दिए हैं। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते समय नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट, रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नालियों की साफ सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। यथासंभव मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना कठिन है। महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। प्रार्थी मोहल्ले वासी, वार्ड संख्या 30 जमशेदपुर। आप इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। अब है 49 क्वेश्चन दोस्तों, चाय विक्रेता हेतु एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार कीजिए। उत्तर है दोस्तों, खुल गया खुल गया खुल गया। विज्ञापन का मतलब होता है दोस्तों प्रचार करना। तो है खुल गया खुल गया खुल गया। आपके बाजार में आ गया ताज़ा चाय, हर घुट में ताजगी और सेहत की महक जगाए। प्राकृतिक गुणों से भरपूर हमारी और आपकी ताज़ा चाय आपके तन और मन में स्फूर्ति जगाए। इसकी हर बूंद में है स्वाद का सही संतुलन। अब लिख सकते हैं दोस्तों, अब सिर्फ 20 रुपया में 50 ग्राम। पता लिख देना है रांची गली नंबर 9। तो आप इस प्रकार से विज्ञापन लिख सकते हैं दोस्तों। अब है इसका अथवा में, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों, खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम। छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। खूब खेलें, स्वस्थ रहें, विजयी बने। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप इस प्रकार से विज्ञापन लिख सकते हैं दोस्तों।